स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम 12 में से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इस केस में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप वापस उन्हें जेल भेज दें, लेकिन इस फैसले में कई ऐसी टिप्पणी की गई हैं जो मकोका के दूसरे केस में ट्रायल को प्रभावित कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के इस हिस्से पर रोक लगाई है और कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश दूसरे मामलों में नजीर नहीं बन पाएगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बॉम्बे रेल बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में जो आरोपी जेल में बंद थे उनको बरी करने का आदेश दिया गया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि जो 2 आरोपी बरी हो गए हैं उन्हें वापस जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट ने मकोका के मामले में की है उन टिप्पणियों को नजीर बाकी केसेस के लिए नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश दूसरे मामलों में नजीर नहीं बन पाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। केस में जो आरोपी बरी हो गए हैं, 2 आरोपी हैं जिन्हें नागपुर जेल से सोमवार को रिहा कर दिया गया था, उन्हें वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यह समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, पहले विस्तार से आप समझाइए कोर्ट में क्या हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर क्या पूरी तरीके से रोक रहेगी? जो बाकी आरोपी जेल में बंद हैं वो जेल में रहेंगे अभी? देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिन दोषियों को जेल से छोड़ने का आदेश दिया था वो 9 जो दोषी है वो जेल के बाहर आ चुके हैं। अन्य 2 दोषियों पर कुछ और केसेस दर्ज है, इस वजह से वो अभी भी जेल में ही है, जेल से बाहर नहीं आए हैं। और एक आरोपी की मौत पहले ही 2020 में हो चुकी है कोविड के दौरान। तो फिलहाल इस पूरे केस में कुल 12 दोषी है, जिनमें से 9 जेल के बाहर है, 2 जेल के भीतर इस समय मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो आदेश दिया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से उस पर स्टे ला दिया गया है, लेकिन जो जेल से बाहर आ चुके हैं दोषी उन्हें वापस दोबारा जेल भेजने की जरूरत नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी इसका विरोध नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है कि जो कैदी बाहर आ चुके वो बाहर ही रहे, उन्हें दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। तो इस प्ली को मान लिया गया, लेकिन इस बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे आना एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार एटीएस का कहना है कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसमें कई सारी ऐसी चीजें जिसे नजरअंदाज किया गया था और लगातार दलील दी जा रही है एटीएस की तरफ से कि उनकी तरफ से जो जांच की गई थी वो जांच बहुत सही थी, एविडेंस के आधार पर थी। और जो 3 एविडेंस के आधार पर थी और जो 3 प्रमुख बातें बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी कि हमने एक कन्फेशनल जो स्टेटमेंट लिया गया था वो स्टेटमेंट्स दबाव के जरिए किया गया था, उन पर टॉर्चर किया गया था। तो इस बात को ट्रायल कोर्ट में प्रूव करने में सरकारी पक्ष कामयाब रहा था, लेकिन जब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में आया तब वहां पर सरकारी पक्ष अपनी बात सही तरह से रख नहीं पाया। इसके अलावा गवाहों के बयान और उस पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता, ये हाईकोर्ट में कहा गया था। जी बिल्कुल, देखिए दिनेश, ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि बात यह भी है कि जो 2 आरोपी बरी हो चुके हैं उन्हें वापस जेल में नहीं भेजा जाएगा। आप दिनेश बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात की बात कर रहे हैं, जहां अलकायदा मॉड्यूल मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये अलकायदा मॉड्यूल एक्टिव था। गुजरात एटीएस ने जिन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो पाक आर्मी ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काया जा रहा था। ये चारों ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी के ऑपरेशन के पक्ष में सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन चारों ने पाकिस्तान में कई बार पाक आर्मी और ISI अधिकारियों से संपर्क किया था। पाकिस्तान के 2 सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोपनीय जानकारियां दी जा रही थी।
इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए चैटिंग कर इन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। चारों आतंकी ओसामा बिन लादेन और मौलाना असीम उमर के जिहादी वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर नौजवानों का ब्रेन वॉश करते थे। पकड़े गए चारों आतंकियों को मोहम्मद फैज लीड कर रहा था। मोहम्मद फैज दिल्ली में एक फास्ट फूड चेन में बतौर मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। पढ़े लिखे मोहम्मद फैज ने ही बाकी 3 आतंकियों को अपने साथ जोड़कर मॉड्यूल तैयार किया था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाकर ऑपरेशन सिंदूर की खिलाफत की साजिश को अंजाम दे रहे थे और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा आतंकी हमला भी प्लान किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते। गुजरात एटीएस ने इन्हें पकड़ लिया है और इनके हवाले से अब तमाम खुलासे किए जाएंगे। पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि चारों आतंकियों को जो मोहम्मद फैज लीड कर रहा था उसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को पिछले 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्लाह मुजाहिद 313। ये जो 5 अकाउंट हैं ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध इनकी उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इनपुट को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एक टेक्निकल टीम का पहले निर्माण किया गया। 500 जो इंस्टा अकाउंट है इनको रिजोल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया। गुजरात एटीएस ने चारों को 14 दिन की हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच जारी है जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। इस बीच चारों आतंकियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपलोड किया गया भड़काऊ कंटेंट भी सामने आ गया है। इसमें मुस्लिम नौजवानों को उकसाने वाला कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था। 2019 में मारे गए अलकायदा के भारतीय ऑपरेटिव आसिफ उमर का वीडियो भी लोगों को भड़काने के लिए अपलोड किया गया था। जिहादी और गजवाए हिंद वाली भाषा के जरिए देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। अब मोहम्मद फैज नाम का आरोपी या मोहम्मद फैज नाम का आतंकी जो इन चारों को लीड कर रहा था, उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर नौजवानों का ब्रेन वॉश और उन्हें जिहाद की तालीम दे रहा था। नोएडा से पकड़ा गया आतंकी जीशान अली नोएडा में एक मोबाइल शॉप में काम करता है और बाकी दोनों गुजरात में सिलाई का काम करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस गुजरात के संपर्क में है। तो ये 4 आतंकी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को मिली है। निर्णय कपूर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। निर्णय बताइए क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है इन चारों आतंकियों के हवाले से? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें इन आतंकियों के बारे में पता चले हैं। ये जो चारों लोग अल-कायदा फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ जुड़े हुए थे, इनके बारे में एक बड़ी कैटेगरिकल बात मैंने पूछी थी एटीएस के सूत्रों से, तो उन्होंने अधिकारियों ने ये बताया है कि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये आईएसआई के साथ डायरेक्ट संपर्क में थे या नहीं, या पाक आर्मी के साथ डायरेक्ट संपर्क में थे या नहीं, लेकिन 2 ऐसे पाक इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जिनके साथ ये संपर्क में थे, क्योंकि जो रिजॉल्व किए जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स उसमें 2 पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जिस पर शक है एटीएस को कि ये अकाउंट पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधित हो चुके हैं। यानी आर्मी या आईएसआई के साथ कोई संपर्क है ये अभी पता नहीं चल पाया। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पता ये चली है कि कोई बड़ा हमला ये प्लान नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी योजना उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। ये लोग अलग अलग हिस्सों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों को भड़का करके तैयार कर रहे थे ताकि इंटरनली देश में अलग अलग जगह पे अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हो और उसकी वजह से माहौल जो है देश में खराब हो। ये एक तरह से वो जो लोन वुल्फ अटैक की जो पॉलिसी है अलकायदा की, उस पर काम करते हुए इस तरह से भारत में अलग अलग जगह पे लोगों को भड़का रहे थे। और आपको बता दें कि पकड़ा गया है, बड़ी कामयाबी है। अब इनके हवाले से क्या जानकारी एटीएस को मिलती है ये देखना भी बात दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका निर्णय तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे कैसे बिहार के एक मुद्दे को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी पारा गर्म है। जी हां, बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष काले कपड़े में प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वहीं दिल्ली में संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया गया।
वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के गेट पर वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ नारेबाजी की है। हंगामे के बीच बिहार विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बिहार का एक मुद्दा जिसको लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है तो दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सांसद लामबंद होकर संसद परिसर में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एसआईआर की मदद से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मदद से चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा नारेबाजी के चलते कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना है, एसआईआर में किसी भी बिहारी का नाम नहीं कटेगा। ये सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया और कहा कि अवैध रूप से रह रहे अगर लोग बिहार में हैं तो इसके लिए जिम्मेदार नीतीश सरकार है, इसके लिए जिम्मेदार एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार को ये बताना चाहिए कि अवैध रूप से रह रहे लोग कैसे बिहार तक पहुंच गए और लंबे वक्त से वो कैसे बिहार में रह रहे हैं। इसी का जवाब सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया है। आपको ये मैं बताना चाहता हूं, नहीं क्योंकि जो सरकार, नहीं देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार में तकरार नए लेवल पर पहुंच गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के बहिष्कार पर फैसला कर सकती है। इस बारे में विपक्षी दलों की राय ली जाएगी, साथ ही आखिरी फैसला जनता की भावना को देखकर होगा। सूत्रों की माने तो आरजेडी ने बिहार चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक से संपर्क किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जब सरकार ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा रही तो चुनाव का मतलब ही क्या रह जाता है। ऐसे में चुनाव कराने से बेहतर है कि चुनाव आयोग मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन ही दे दे। इस मुद्दे पर पिछले 3 दिन से पटना से दिल्ली तक संग्राम मचा हुआ है। कल दिल्ली में संसद भवन में और पटना में बिहार विधानसभा में विपक्ष ने काले कपड़ों में प्रोटेस्ट किया था। आज भी विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया है। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए गड़बड़ी की जा रही है, इसीलिए तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया कि हम चुनाव बहिष्कार के बारे में भी सोच रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बैकआउट भी कर सकते हैं या करेंगे? लोगों से बात करेंगे। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन को बोल दे एक्सटेंशन दे दे सरकार को। जब खोल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव क्यों करा रहे हो भाई? बनाए रखो अपने आकाओं को। आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बैकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तो एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन कराने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसी अपना जवाब दाखिल कर चुका है। उसी एसआईआर को लेकर अब तेजस्वी यादव इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बेईमानी की जा रही है, इसलिए हम चुनाव बहिष्कार के बारे में भी सोच रहे हैं। आरजेडी शुरू से ही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रही है। आरजेडी इस दौरान फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। पार्टी का कहना है कि पूरी प्रक्रिया बड़ी जल्दबाजी में की जा रही है, जिससे लाखों गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। अब चुनाव आयोग का आंकड़ा आ चुका है जिसके मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन में करीब 55 लाख वोटर्स के नाम काटे जा सकते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने अपना रुख कड़ा कर लिया।
और अब वो चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 55 लाख वो वोटर्स हैं जिसमें से मृत वोटर्स हैं, जिसमें बाहर रह रहे लोगों के नाम हैं, जिनके 2-2 जगह वोटर आईडी कार्ड बन गए हैं, जिनमें वो लोग हैं जो अवैध रूप से बिहार में रह रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इसके बहाने चुनाव आयोग खेल कर रहा है, पहले से ही रिजल्ट्स तय कर लिए गए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को अपना जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग ने पूछा है कि क्या बहिष्कार के डर से चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाना बंद कर दे? जिन लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है उन्हें वोट डालने दे। चुनाव आयोग ने यह भी पूछा कि क्या जो लोग बिहार से स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं उन्हें बिहार में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? क्या फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों को वोट डालने देना चाहिए? तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए एक बड़ा बयान दिया कि वो चुनाव बहिष्कार के बारे में भी सोच रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने भी अपना जवाब तेजस्वी यादव को दे दिया और कहा कि चुनाव बहिष्कार के डर से क्या हम अपना काम करना छोड़ दें, अपने जिम्मेदारी निभाना छोड़ दें? लोग जो 2-2 जगह वोटिंग कर रहे हैं, क्या उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए? ये बयान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। अब तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया तो सियासी संग्राम छिड़ गया। जेडीयू ने इस पर पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने आरजेडी का बहिष्कार कर दिया था, उसे 4 सीटें दी थी। आरजेडी को बिहार की राजनीति से बेदखल होने की आशंका है, इसीलिए तेजस्वी हताशा और निराशा में ऐसी बातें कर रहे हैं। नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याय बन गए। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ हताशा निराशा की स्थिति कि चुनाव बहिष्कार पर भी निर्णय लेंगे। अरे जनता ने तो बहिष्कार कर करके आपको लोकसभा में 4 सीट पर लॉक कर दिया, तो अब तो निश्चित रूप से जैसे पिछड़े अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा करके उनको आपने जमीन से बेदखल कर दिया, तो आपकी पार्टी बिहार में राजनीति से बेदखल होने की आशंका के चलते आप यह कह रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे। तो एसआईआर के मुद्दे के साथ साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं बिहार में जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। ये सब कुछ चुनाव को देखकर किया जा रहा है। एआईएमआईएम आज नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच जेडीयू और एआईएमआईएम नेता के बीच तीखी बहस हो गई। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि नीतीश सरकार ने स्कूलों में उर्दू को खत्म कर दिया, उर्दू के कातिल हैं नीतीश कुमार। इस पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा बात उर्दू पर की है। दोनों के बीच क्या बात हुई है, ये आप ये क्या है जवाब दीजिए। मुसलमानों के दरमियान में सरकार की दलाली करते हैं लोग, लेकिन आप कहते हैं मेरे साथ रही है। उर्दू के बारे में जवाब दीजिए, उर्दू के बारे में जवाब दिए। सरकार को कहिए उर्दू की कातिल है सरकार, उर्दू की कातिल है सरकार। हाई स्कूलों में उर्दू टीचर बहाल नहीं हो रहा है, जवाब दीजिए आप। हाई स्कूलों में मानक बंधन में उर्दू हटा दिया गया, जवाब दीजिए आप। नहीं, मुसलमान पार्टी के साथ अख्तरुल इमान साहब हैं, एमआईएम है, उस पार्टी ने उर्दू का खत्म किया। नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा उर्दू के लिए काम किया है, उर्दू ट्रांसलेटर्स की बहाली की है, उर्दू के टीचर्स की बहाली की है। ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। अब गाड़ी से उतर रहे हैं, वहाँ के खड़े हो गए, बताइए कोई बात हुई? ये राजनीति हो रही है। ये अपोजिशन पार्टियां बिहार की चाह रही है कि असेंबली को हाईजेक कर ले, काउंसिल को हाईजेक कर ले, पूरी डेमोक्रेसी को हाईजेक करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टियां। और इन पॉलिटिकल पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा कि ये तरीका सही नहीं है। आपके नेता राहुल गांधी संविधान को लेकर के घूमते हैं और आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरे संविधान को हाईजेक करके क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अख्तरुल इमान साहब आके कह रहे हैं उर्दू के बारे में पता नहीं कि नीतीश कुमार ने कितना काम किया है और जिस आरजेडी के साथ उन्होंने उर्दू को कैसे खत्म किया, मुसलमानों को कैसे खत्म किया, भागलपुर के दंगाइयों को कैसे बचाया और जितने दंगाई थे बिहार में उन दंगाइयों को लालू प्रसाद यादव जी ने एक एक करके कैसे बचाया।
हालांकि आपको जानकारी दे दें कि एआईएमआईएम बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात बनी नहीं और एआईएमआईएम ने ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में चुनाव है, हलचल दिल्ली तक महसूस की जा रही है। वोटर रिवीजन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा ही नहीं, संसद में भी हंगामा चल रहा है और बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स भी रफ्तार पकड़ चुकी है। आज दिल्ली के हरियाणा भवन में आरएसएस चीफ मोहन भागवत मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के बीच कल रात दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी ने विपक्षी सांसदों को डिनर के लिए बुलाया। इसमें मैक्सिमम सांसद मुस्लिम थे। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई सियासी दलों के सांसद शामिल हुए। वहीं अखिलेश यादव संसद भवन के पास एक मस्जिद में अपने सांसदों के साथ मीटिंग करते नजर आए, जिस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बता दिया। तो ये तीनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि सियासत हाई है और सियासत के पॉइंट में या सियासत के सेंटर में इस वक्त मुस्लिम वोटर्स हैं। आज दिल्ली में आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक है। ये मीटिंग हरियाणा भवन में होगी। इसके लिए केजी मार्ग पर बनी मस्जिद से मुस्लिम धर्मगुरु और देश भर से आए इमाम हरियाणा भवन के लिए रवाना हो गए हैं। इस मीटिंग में मोहन भागवत के साथ साथ आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होसपोले, कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन चीफ उमर इलियासी भी शामिल हो रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी शोएब हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारियों के साथ। शोएब, सबसे पहले इस बैठक के बारे में अपडेट दीजिए। बैठक कब शुरू होगी, कौन कौन बड़ा मुस्लिम धर्मगुरु इस बैठक में शामिल हो रहा है? देखिए, बैठक लगातार जारी है और कुछ वक्त भी हो चला है बैठक शुरू हुए। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे जो मुस्लिम इमाम हैं मस्जिदों के, वो भी इसमें पहुंचे हुए। उसके अलावा उमर इलियासी के बारे में आपने बताया ही, वहीं जयपुर से भी कुछ लोग आए हैं, जम्मू कश्मीर से कुछ लोग आए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से भी जो पूर्व मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं जाहिद रज़ा, वो इसमें पहुंचे हैं। मदरसा बोर्ड के अभी वर्तमान चेयरमैन भी इसमें पहुंचे हैं। तो कई मुस्लिम दानिश्वर भी हैं, जिनको बुद्धिजीवी हम कह सकते हैं, या इसके साथ साथ कई जो मस्जिदों के इमाम हैं वो भी इसमें मौजूद है। एक बड़ी बात यह है कि हमने पिछले कुछ सालों में इस तरह का जो चलन है वो देखा है आरएसएस में, कि मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल है उसके साथ मोहन भागवत की मीटिंग रही है। इससे पहले कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि चाहे वो पूर्व एलजी हो या फिर जमरुद्दीन शाह और जो पूर्व चुनायुक्त है, उनके साथ एक डेलीगेशन उनका जाता था और मोहन भागवत जी से मुलाकात उनकी होती थी। यानी कि आरएसएस उनसे कहता था कि भाई आप आइए, बात कीजिए। इसके अलावा कुछ साल पहले हमने देखा था कि मौलाना अरशद मदनी भी मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई थी। तो कुछ सालों से ये चलन चल रहा है और हमने इन मीटिंग के बारे में जब भी बात की है तो ये समझ आता है कि आरएसएस की तरफ से कहा जाता है कि ये बात सच है कि कुछ मुद्दों को लेकर मुस्लिम और जो आरएसएस या हिंदू जो पक्ष है उसके दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी है जहां एक राय बन सकती है। तो आरएसएस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि उन पॉइंट्स पर कम से कम एक राय या एक साथ आ जाए, ताकि ये कोशिशें तो लगातार आरएसएस की तरफ से की जा रही है, लेकिन इससे कितनी आउटरीच आरएसएस की बढ़ेगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। शोएब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, बात हम मुस्लिम पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, जमीयत की बात ना हो कैसे हो सकता है। कल दिल्ली में जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी ने एक डिनर का आयोजन किया था। दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में डिनर रखा गया। इसमें कांग्रेस, सपा समेत कई विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, सपा सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी, हरेंद्र मलिक जमीयत के डिनर में शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद भी मीटिंग का हिस्सा रहे। महमूद मदनी ने सभी सांसदों के साथ बैठक की और बिहार में वोटर रिवीजन से लेकर असम में बुलडोजर एक्शन और वक्फ कानून को लेकर इस डिनर के दौरान चर्चा की गई। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, जमीयत की तरफ से इस बैठक का आयोजन किया गया, इस डिनर का आयोजन किया गया यूं कहें। इस डिनर में जो विपक्षी सांसद हैं वो शामिल हुए और खासकर जो मुस्लिम सांसद हैं वो शामिल हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से इकरा हसन मौजूद रहीं, इमरान मसूद कांग्रेस की तरफ से मौजूद रहे और इस बैठक में जो मुस्लिम संगठन या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा की गई। फोकस में रहा बिहार इलेक्शन। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि जमीयत अध्यक्ष महमूद मदनी के
डिनर में कौन कौन से विपक्षी सांसद शामिल हुए थे। अखिलेश की पार्टी से हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मुहिबुल्लाह नदवी और जियाउर रहमान बर्क शामिल हुए। वहीं कांग्रेस से इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी और जावेद खान मदनी के डिनर में नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी और मियां अल्ताफ भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी मौलाना महमूद मदनी के डिनर में शामिल हुए थे। तो तमाम विपक्षी सांसदों के साथ बैठक की गई, डिनर किया गया और आने वाले चुनावों पर चर्चा भी की गई। महमूद मदनी ने आखिर विपक्षी सांसदों से किन किन मुद्दों पर चर्चा की, अब वो भी आपको बता देती हूं। बैठक में वक्फ कानून पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बात हुई। असम में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। देश में होने वाली हेट स्पीच और हेट क्राइम पर भी सभी ने अपनी बात रखी। बिहार में चल रहा वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा भी मदनी के डिनर में उठा। साथ ही मीटिंग में जाति जनगणना और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है।